दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इससे पूर्व के वीडियो में हम बात कर रहे थे दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के चैप्टर, जो कक्षा 8 का हमारा चैप्टर था, उसमें हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चर्चा की थी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आंतरिक सुरक्षा की। तो चैप्टर शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और चैप्टर चल रहा है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा। यह हमारा चैप्टर है, कक्षा 8 का ये चैप्टर है जो चल रहा है हमारा। तो बात करें अगर हम आंतरिक सुरक्षा की, तो दोस्तों अगर हम परंपरागत रूप से किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हैं तो वो दो प्रकार की सुरक्षा को के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा के संबंध की जब हम बात करते हैं तो बाह्य सुरक्षा का संबंध होता है भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा से, जो विदेश नीति से जुड़ा हुआ मामला है, जो रक्षा नीति से जुड़ा हुआ मामला है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। जब हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की, तो ये आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है ये राष्ट्र की घरेलू नीति से संबंध रखता है। राष्ट्र की घरेलू नीति से संबंध रखता है। तो आंतरिक सुरक्षा जो है वो राष्ट्र की घरेलू नीति से इसका संबंध रहता है। और इसमें मेन जो चीज है वो है कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। कानूनी व्यवस्था बनाए रखना ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इस कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी रहती है राज्य सरकारों की। और ये राज्य सरकार जो है इस जिम्मेदारी को निभाती है पुलिस, होमगार्ड या फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा। इनके माध्यम से ये इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि राज्य सरकार के अंदर जब आंतरिक जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा का मामला खतरे में पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति या केंद्रीय सरकार को राज्य की कानून व्यवस्था को विफलता के बारे में सूचित करता है। और ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार कानूनी रूप से विफल हो जाती है तो आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, उस राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उस प्रशासन को चलाने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रपति के आधार पर वहाँ पर उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देती है आर्टिकल 356 के तहत। तो ये आंतरिक सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी सारी की सारी किसकी आ जाती है? राज्य सरकारों के ऊपर आ जाती है। और राज्य सरकार पुलिस, होमगार्ड, इनकी सहायता से इस आंतरिक सुरक्षा को संभाल सकती है। दोस्तों भारत जैसे विशाल राष्ट्र में जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, जातियों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, अनेक विचारधाराओं के लोग निवास करते हैं, कई बार सांस्कृतिक विविधता के कारण व्यक्तियों के अंदर आपसी मनमुटाव, वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जो नागरिकों के मन में असुरक्षा की भावना को उत्पन्न कर देती है। और ऐसी स्थिति में भय, तनाव तथा असुरक्षा
आंतरिक सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। और ऐसे हालात में वहाँ के जो नागरिक है वो उच्च जीवन शैली और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, वे अपने में ही उलझे के रह जाते हैं। तो नागरिकों के मध्य बढ़ती असुरक्षा की इस भावना के माध्यम से जो प्रगति का मार्ग है, उस प्रगति के मार्ग में ये बड़ी एक रुकावट बना हुआ है। और इस असुरक्षा की भावना को समाप्त करने और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये सारी की सारी जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा बलों की होती है। दोस्तों, अभी हाल ही में 2 मार्च 2019 को जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, इन्होंने सिक्कर के अंदर महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का शिलान्यास किया है। और यह प्रदेश की पहली, यानी राजस्थान की पहली और देश की दूसरी सैन्य अकादमी है। दूसरी सैन्य अकादमी। तो ये सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी इसीलिए लाई गई कि हमारे जो सैनिक हैं, उन सैनिकों को तैयार करने के लिए ये अकादमी अस्तित्व में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है ये किसके कंधों पर है। अगर हम इस सुरक्षा की बात करें तो ये सुरक्षा है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कंधों पर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कंधों पर। और ये जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। गृह मंत्रालय के नियंत्रण में। और इन सभी बलों का कार्यक्षेत्र की अगर बात की जाए तो कार्यक्षेत्र जो है अलग अलग होता है। दोस्तों, वर्तमान में अगर बात की जाए तो इस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जो संगठन है इसके वो हैं CRPF, CISF, ITBP, BSF और SSB। ये इसके अंडर में कार्य कर रहे हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म हम देखें तो CRPF की क्या? CRPF है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और वहीं पे CISF की बात करें तो यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ITBP है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। और BSF है सीमा सुरक्षा बल। और SSB है दोस्तों सशस्त्र सीमा बल। तो ये संगठन जो है वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधीन कार्य करते हैं वर्तमान में अगर बात करें। और ये सारे के सारे किसके अंतर्गत हैं? ये सारे के सारे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में। आइए अब हम प्रत्येक की विस्तृत चर्चा करते हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अगर हम बात करें स्थापना की, तो दोस्तों ये अस्तित्व में अंग्रेजों के समय ही आ गया था और इसकी स्थापना उस समय हुई थी 27 जुलाई 1939 को। तो 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है वो अस्तित्व में आया और यह जो है भारत का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है, भारत का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। दोस्तों इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्या था इसके उद्देश्य स्थापना का? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था जो क्राउन था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में तत्कालीन रियासतों में आंदोलनों तथा राजनीतिक अशांति को समाप्त करने तथा कानून व व्यवस्था को बनाए रखना। देखिए इस कार्य के लिए इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो है वो उस समय स्थापना की गई थी कि जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में तत्कालीन रियासतों में जो आंदोलन हो रहे थे उन आंदोलनों को दबाना, राजनीतिक अशांति को समाप्त करना और फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें कि आखिर इसको कानूनी वैधता कब दी गई, क्योंकि ये तो किस समय अस्तित्व में आया, ये अंग्रेजों के अस्तित्व में आया 1939 में, तो भारत सरकार ने इसको कब मान्यता प्रदान करी? भारत सरकार ने इसको कानूनी वैधता प्रदान करी 28 दिसंबर 1949 भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा 28 दिसंबर 1949 को जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसको कानूनी जो अमली जामा है वो पहना दिया गया, इसकी वैधता को सुनिश्चित कर दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो है इसका और क्या अस्तित्व है। दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अगर हम और बात करें तो इसको 3 पार्टीशन में बांटा जाता है, 3 पार्टीशन में, यानी इसकी 3 विंग है, 3 विंग है इसकी। कौन कौन सी 3 विंग है इसकी? इसकी पहली विंग है रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। इसकी दूसरी विंग है कोबरा और इसकी तीसरी विंग है महिला बटालियन, ये इसकी तीसरी विंग है। रैपिड एक्शन फोर्स, कोबरा और महिला बटालियन ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 3 विंग है और इनके द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। देखिए रैपिड एक्शन फोर्स क्या करता है? रैपिड एक्शन फोर्स का जो काम है वो है उपद्रव व दंगे की स्थिति से निपटने के लिए, जो उपद्रव है या दंगा की स्थिति है उससे निपटने का काम जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स के माध्यम से किया जाता है। और ये जो फोर्स है ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सबसे विश्वसनीय फोर्स है, सबसे विश्वसनीय फोर्स है और समाज के सभी वर्गों के मध्य
विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। इस फोर्स को एक अलग झंडा दिया गया है, यानी अलग झंडे का अधिकार प्राप्त है, जो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है। ये बात हुई रैपिड एक्शन फोर्स की। अगर हम बात करें कोबरा, तो कोबरा क्या है दोस्तों? कोबरे का जो गठन है वो 2008 में किया गया। और 2008 में क्यों किया गया? क्योंकि जो उग्रवादी और विद्रोही थे, उनसे निपटने के लिए, उग्रवादी और विद्रोहियों से निपटने के लिए इस कोबरा गैंग का इस्तेमाल किया गया। गठन इसका 2008 में किया गया। और ये जो हैं, ये गुरिल्ला और छापामार जंगल युद्ध में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करते हैं। गुरिल्ला और छापामार जंगल युद्ध में कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है। तो इसलिए ये कोबरा गैंग का गठन किया गया। तीसरी गैंग आई महिला बटालियन। दोस्तों, महिला बटालियन की जो स्थापना है वो 1986 में की गई। और ये महिला बटालियन जो है अस्तित्व में क्यों लाई गई? ये इसलिए लाई गई क्योंकि जो लेडीज़ थी, उन लेडीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि कई बार जो राजनीतिक है या अपराध है या विभिन्न प्रकार के आंदोलन हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। आप वर्तमान में देखते हैं कितने ही धरना प्रदर्शनों के अंदर महिलाएं जो है वो बाहुबल के साथ वहां पर बैठी रहती हैं। तो इसके फलस्वरूप अर्धसैनिक बल को कई विशेष परिस्थितियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में वह असहज और असहाय महसूस करते थे, क्योंकि लेडीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसीलिए ये महिला विंग जो है वो भी लेके आई गई। और ये क्या काम करती है? ये धार्मिक उन्माद रोकने का काम करती है। इसके द्वारा चुनावों में भी भागीदारी दी जाती है। चुनाव के अंदर आपने देखा होगा महिलाओं को नियंत्रित करने का जो काम है वो इनके द्वारा किया जाता है। और ऐसे मामलों को निपटाने और कानून व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से ये 1986 के अंदर भारत सरकार के द्वारा महिला बटालियन की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य यही था दोस्तों कि आंदोलनों को कैसे रोका जाए। आंदोलनों को रोकना इसका उद्देश्य था। तो धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए, चुनाव के सफल आयोजनों के लिए, आंदोलनों को रोकने के लिए इस महिला बटालियन की स्थापना जो है वो की गई। तो ये 3 प्रकार की जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अंदर 3 विशेष विंगें हैं, जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ, कोबरा और महिला बटालियन आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अभी एक हमला हुआ था, आपको पता होगा, 2016 आप नवंबर 2016 नहीं भूले होंगे, जब नवंबर 2016 के अंदर छत्तीसगढ़ के लातेहर में एक सीआरपीएफ की विशेष कोबरा बटालियन ने नक्सलवादियों के हमले को नाकाम किया। नक्सलवादी हमला नाकाम किया। और किसने किया? ये किया कोबरा बटालियन ने। और इस कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट जो थे वो थे विकास जाखड़ और उप निरीक्षक रियाज आलम।
इनको अभी भारत सरकार के द्वारा शौर्य चक्र दिया गया। शौर्य चक्र दिया गया। और क्यों दिया गया? क्योंकि इनके द्वारा ये विशेष काम किया गया था 2016 के अंदर, नवंबर 2016 के अंदर, जो छत्तीसगढ़ लातेर जिले के अंदर जो नक्सलवादी हमला हुआ था, उस नक्सलवादी हमले को रोकने का काम किया इस कोबरा बटालियन ने। और इनके सहायक कमांडेंट जो थे वो विश्वास जाखड़ और रियाज आलम को शौर्य चक्र दिया गया इस कार्य के लिए। देखिए कितनी हमारे लिए ये गौरव की बात है कि ऐसे सेना हमारे साथ है। और आज भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो सेना है वो किस तरह से चीन को दांतों चने चबवा रही है। और इसी का कारण हुआ कि जो हमारे बंदी बनाए थे चीन ने, उन बंदियों को 10 बंदियों को अभी कल जो है रिहा कर दिया गया है और सकुशल वो आ गए। तो ऐसी हमारी जो सेना है वो इस बहादुरीपूर्ण प्रक्रम को लगातार करती रहती है। आइए अब हम बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यों की। तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्य। देखिए क्या क्या कार्य हैं इसके। दोस्तों इसका पहला और महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है दंगों व उपद्रव पर नियंत्रण करना। ये सबसे प्रमुख काम है कि जो दंगे हो रहे हैं उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए। इसके अलावा नक्सलवादियों से निपटना भी इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा अनियंत्रित अगर भीड़ हो जाती है तो उस अनियंत्रित भीड़ को काबू में करने का काम भी इसी का है। इसके अलावा जो चुनाव होते हैं हमारे आम चुनाव, उन आम चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का काम भी इनका है। अगला जो कार्य है इनका वो है अति विशिष्ट जो लोग हैं, व्यक्ति हैं एवं सरकारी प्रतिष्ठान हैं, को सुरक्षा इनके द्वारा प्रदान की जाती है। और सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए आतंकवाद। तो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करना भी इनका एक काम है। और देखिए भारत की सेना है तो भारत के लोगों के लिए भी ये किस प्रकार तत्पर रहती है, ये इस कार्य से आपको पता चल जाएगा कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, ऐसी आपदाओं में बचाव के लिए भी सेना को बुलाया जाता है। तो बचाव एवं राहत कार्य करना ये भी हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कार्य है। तो देखिए कितने कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। दंगों व उपद्रव को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है, नक्सलवादियों से निपटने का कार्य किया जाता है, अनियंत्रित भीड़ को काबू करने का कार्य किया जाता है, आम चुनावों में भी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अति विशिष्ट जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ऐसे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करना भी इनका कार्य है। तो सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना भी कार्य है। आतंकवादियों के खिलाफ रक्षा इनके द्वारा की जाती है। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उन बचाव कार्यों के अंदर भी ये शामिल रहते हैं। तो ये सभी जो कार्य हैं ये केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल के द्वारा किए जाते हैं। आइए इसकी भूमिका की बात कर लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व बल की भूमिका, क्या भूमिका है इसकी भारत देश में। दोस्तों यह जो बल है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये साहसिक तथा निर्भीक तरीके से
देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। आज़ादी के तुरंत बाद जहाँ पंजाब, कच्छ, चंबल, इन भेड़ों में जो इस बल के द्वारा कार्य किया गया वो काफ़ी सराहनीय है। देसी रियासतों के एकीकरण के समय भी देसी रियासतों के एकीकरण में भी इस बल द्वारा सहायता दी गई थी और महत्वपूर्ण भूमिका वहां निभाई गई थी। दोस्तों 21 अक्टूबर 1959 को जो चीन के द्वारा लद्दाख में जो हमला किया गया था उसको नाकाम किया। तो ये किसने किया? ये किया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने। इसके अलावा 21 अक्टूबर 1959 को जो ये कार्य किया गया और घात लगाकर किए गए इस हमले में हमारे 10 जवान भी शहीद हो गए, देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो इन 10 सपूतों की याद में 21 अक्टूबर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है वो पुलिस स्मृति दिवस मनाती है। पुलिस स्मृति दिवस ये मनाया जाता है इन लोगों की याद के अंदर। इसी तरह से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अगर बात की जाए तो एक 9 अप्रैल 1965 को जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है उसमें सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा आक्रमण किया गया और इस आक्रमण का करारा जवाब दिया भारत की सेना ने। कहाँ पे किया? कच्छ, गुजरात में। किसने किया? पाक ने हमला किया और हमले का जवाब दिया। किसने दिया? सीआरपीएफ ने दिया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने दिया। तो इतनी बहादुर हमारी सेना जिसने 9 अप्रैल 1965 में पाकिस्तान को धूल चटाई, 21 अक्टूबर 1959 को चीन को धूल चटाई, ऐसी हमारी सेना। दोस्तों और अगर इस सेना के बारे में बात की जाए तो इसके द्वारा जो हमारी ये कार्रवाई है, इस कार्रवाई को इस बल की सर्वश्रेष्ठ मुठभेड़ों में से एक माना जाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो 70 के दशक में पंजाब और पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें अशांति फैल गई। उग्रवाद समाप्त करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता ली गई थी। कश्मीर घाटी, मध्य पूर्वी भारत जहां बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे घने जंगलों में जो नक्सलवादी हैं उन नक्सलवादियों को रोकने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। नक्सलवादियों को रोकने में उपयोग किया जाता है इनका। देखिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी भारत देश में है, आप ये चीज़ देख रहे हैं इन चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पर इनको तैनात किया जाता है कि ये उस नक्सलवाद को रोके। इसके अलावा यूएनओ की शांति सेना के रूप में भी, यूएनओ की शांति सेना के रूप में सीआरपीएफ ने श्रीलंका, नामीबिया, मालदीव और हेली में शांति स्थापित करने में योगदान दिया। देखिए शांति स्थापित करने में योगदान दिया जो श्रीलंका है, नामीबिया है, मालदीव है, हेती। तो इन जगह पर ऐसे राष्ट्रों के अंदर कानूनी व्यवस्था को बहाल करने के लिए सीआरपीएफ को, यूएनओ के साथ सीआरपीएफ ने मिलकर अपना बहुमूल्य जो योगदान है वहाँ शांति स्थापित करने के लिए दिया। इसके अलावा 1965-1971 के युद्ध में
इस बल के जवानों ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। 13 दिसंबर की घटना आप भूले नहीं होंगे, 2001 की संसद पर जो हमला हुआ उसमें भी आतंकवादियों को जवाब दिया गया। इसमें राजस्थान का भी एक जवान शहीद हुआ था जो कि सिक्कर ज़िले का जेपी यादव था। सिक्कर ज़िले का जेपी यादव, और ये सिक्कर ज़िले के जो जेपी यादव जी थे, इनको 2002 के अंदर मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। मरणोपरांत अशोक चक्र इनको दिया गया क्योंकि 2001 के अंदर संसद के हमले के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 2002 में मरणोपरांत जो है इनको दिया गया। तो ये हमारे सीआरपीएफ की भूमिका हमने देखी कि किस तरह ये भारत देश की रक्षा सुरक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यहीं पर एक बात कर लेते हैं हम दोस्तों, पुलवामा अटैक की। पुलवामा अटैक, और ये पुलवामा अटैक कश्मीर में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक काफिले पर किया गया था। और कब किया गया था? ये किया गया था 14 फरवरी 2019 को उग्रवादी हमला। और इस उग्रवादी हमले के अंदर, फियादीनी हमले के अंदर पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले में राजस्थान के भी 5 सपूत थे। राजस्थान के 5, ये कौन कौन थे? ये थे दोस्तों रोहिताश लांबा, भागीरथ, नारायण लाल गुर्जर, जीतराम गुर्जर, और हेमराज मीणा। ये व्यक्ति इस हमले के अंदर शहीद हो गए। और इन वीरों की शहादत से देश भर में एक शोक की लहर जाग गई। लेकिन ये सच्चे वीर सपूत जिन्होंने भारत देश के ऊपर जो ये हमला किया गया था, उस हमले को रोकने का काम किया और प्राणों की बाजी लगा दी। और केंद्र सरकार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो लोगों ने दबाव बनाया, उसका नतीजा ये हुआ कि पुनः हमने एयर स्ट्राइक कर और उस हमले का बदला लिया। तो यह दोस्तों हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसकी भूमिका आपने यहाँ पे देखी। इसके और भी कई हैं, जैसे हमने बात की थी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, एसएसबी, ऐसे कई संगठन हैं जिनकी चर्चा हमारे इस चैप्टर में की गई है। तो हम उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।